based on yesterday's knowledge, but थोड़ा सा ऐसे we'll keep it very much light today because yesterday only we have learned a very important concept and अभी उसको थोड़ा सा light way में, fun way में, and we'll learn more, we'll do more questions on that concept, and then we'll see some examples, and then we'll get to one application of Newton's third law of motion. This is also not an application, but yes, you can say it is based upon Newton's third law of motion. Okay. Thank you, Abhishek. Thank you, Archana. Thank you, Shubham. Thank you, everyone. Okay, fine. Thank you for responding. अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं ऐसे, और थोड़े थोड़े यार न्यूटन के बारे में पता है, जानना बहुत जरूरी है, ठीक. सो ऐसा क्वेश्चंस अभी नहीं आते हैं, बट स्टिल he was such a great physicist, mathematician, author and what not. तो ऐसे ही हम लोग मीम से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू ऑल ऑफ अस. जीवन के आखिरी दिन तक रहूंगा आपके साथ. सो बिल्कुल सच बात है ये. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, कोई भी लॉ, जितने भी लॉज ऑफ मोशन है, हर जगह एप्लीकेबल है एंड वुड बी एप्लीकेबल टिल योर लास्ट ब्रेथ. एकदम सच है ये, ठीक है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कोई भी सिनारियो लो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोई भी सिनारियो लो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई भी सिनारियो लो, हर जगह एप्लीकेबल है. यूनिवर्सल ट्रुथ है ये लॉज ऑफ मोशन, ठीक है. एंड न्यूटन के बारे में भी सब लोग एक बार जस्ट गूगल कि न्यूटन के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे. जैसे कि आई हैव लर्नड कि न्यूटन इन स्कूल टाइम ही वाज बुलीड अ लॉट and but he fought back and eventually he focused his attention towards studies and all. And काफी discoveries न्यूटन, एक बार तो I've heard कि न्यूटन kept on staring at the sun just to see कि क्या है sun, and he was trying to like see the sun and try to figure out what is inside the sun. And ये सब बहुत न्यूटन has done a lot of, and he has contributed a lot towards the modern society. जो अभी सब कुछ चल रहा है, सब लॉस ऑफ मोशन के बेसिस पे चल रहा है. फिर एक और है, एप्पल फॉल्स ऑन न्यूटन लीडिंग हिम टू डिस्कवर ग्रेविटी. तो न्यूटन टू एप्पल, गलत आदमी से पंगा ले लिया. बिल्कुल सही है, ये सबने सुना ये स्टोरी, बहुत बहुत फेमस स्टोरी है, न्यूटन एंड द एप्पल वाली स्टोरी. एप्पल ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री and an apple fell on him. And उसके बाद होता क्या है कि they used to say this कि after that only Newton discovered gravity. उसके बाद ही न्यूटन को आया कि अरे हाँ, there is something like gravity, कुछ ऐसा है which is pulling things downwards, जो नीचे की तरफ खींच रहा है. तो अब एप्पल को परेशान करने लगा न्यूटन. For every experiment he started using apple, and he made to use apple for his own research purposes. तो ये सब ऐसे लाइट नोट पे थोड़े थोड़े से मीम्स हैं. एप्पल टू न्यूटन, तुम मुझे तंग करने लगे हो, ठीक. तो वही है, मतलब रिसर्च पर्पसेस के लिए अब ये एप्पल का यूज होने लगा. एंड कितना एप्पल कितना मतलब वो हो गया. जब भी कोई जोक बनता है अभी इस पे, तो अभी सब बोलते हैं कि सेब गिरा, एप्पल गिरा, तभी डिस्कवर किया, ये डिस्कवर किया, वो डिस्कवर किया. तो ये सब थ्योरीज हैं जो न्यूटन के बारे में सबको पता भी होनी चाहिए कि न्यूटन का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए. एंड और भी बहुत फैक्ट्स हैं, इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, बहुत फैक्ट्स हैं. जस्ट गो थ्रू, टाइप फैक्ट्स अबाउट न्यूटन, हिज थ्योरीज, एवरीथिंग, ठीक. ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, बट हमको यही नहीं पता कि न्यूटन था कौन. तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर. और मे भी क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाए कि किसी न्यूटन की एक फैक्ट पे बेसिस पे या इसकी थ्योरी के बेसिस पे, तो आ सकता है सर. न्यूटन आफ्टर डिस्कवरिंग ऑल थ्री लॉज, ऐसा ही पैसा होगा. एंड दैट इज ट्रू. अभी केवल न्यूटन ही नहीं, न्यूटन को तो उस समय फेम मिला, एंड उसके बाद जो ये लॉज आने के बाद जो बाकी साइंटिस्ट ने, जितने फिजिसिस्ट ने इसको एक्सप्लॉइट किया इन लॉज को, आज वो भी बिलियनियर, ट्रिलियनियर सब साइंटिस्ट लोग हैं, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन है ही ऐसी चीज कि हर जगह एप्लीकेशन है इसका. सो इसीलिए कहते हैं कि मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सब लॉज ऑफ मोशन, कोई डिफाइन नहीं कर सकता उसको, ठीक है. तो
अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ ऐसा पूछने वाला है नहीं कि मीम समझ में आए कि नहीं आए। समझ में आए गए होंगे सारे। एंड बस इसका पर्पस ये था कि थोड़ा सा फन वे में स्टार्ट करते हैं। एंड एक पर्पस और था कि अब न्यूटन के बारे में थोड़ा सब लोग एक बार यू विल हैव टू सी कि हु वाज ही एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशंस, व्हाट अवार्ड did he get for his contributions, whatever prizes in physics he has got, because ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो गारंटी बन सकते हैं कि न्यूटन को कौन सा अवार्ड मिला था, फिजिक्स में क्या मिला था। तो ये सब तो जरूर ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा है नहीं कि केवल इससे ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हैं कुछ। दीज क्वेश्चंस आई हैव फ्रेम्ड एंड आई होप कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। एंड अगर पहले से हमको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं तो वहां पे फिर बहुत आसानी हो जाएगी हमको आराम से किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम से रिलेट करने में कि अरे क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, तो चैट में एक बार सब लोग रिप्लाई करना जरा सा इसका आंसर। 3 स्टेटमेंट दी हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। 1 2 3 दिया रहेगा और पूछ लेंगे कि बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओनली 1 and 2 एक्शन हैज एन, ठीक है। एक्शन एंड एक्शन रिएक्ट ऑन सेम बॉडी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों गलत है? हो ही नहीं सकता है। एक्शन रिएक्शन कभी सेम बॉडी पे एक्ट कर सकते हैं? चांस ही नहीं है कोई भी। ठीक है, इसीलिए 1 और 2। जिसको नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, एक बार चैट पे बोल दो जल्दी से तो समझा देते हैं, वरना समझाएंगे तो वैसे भी। बट एक बार अगर कुछ और डाउट है इसमें तो बताओ इस क्वेश्चन में। समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे कैसे एक्ट कर सकते हैं? आप किसी पे एक्शन करोगे फिर वो आप पे रिएक्शन करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल आपने एक्शन किया और आपने अपने ऊपर रिएक्शन कर लिया। जैसे कि ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या हो रहा था, गन ने बुलेट पे एक्शन किया, बुलेट ने गन पे रिएक्शन किया। ठीक है, अगर दो सिस्टम, एक सिस्टम को कंसिडर किया जाए, अ सिस्टम कंसिडरिंग ऑफ टू बॉडीज हैविंग सम मास, the bullet is having some mass. Due to the action it went forward with some acceleration and it exerted an equal amount of force in the opposite direction on the gun. ठीक, on the gun। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो दिख रहा है हमको कि एक्शन रिएक्शन दो बॉडीज पे होते हैं, कभी एक बॉडी पे नहीं हो सकता एक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए तो इवन आई हैड टू रिसर्च अ फ्यू थिंग्स। बोथ आर करेक्ट। Anyone else who wants to answer or has a different answer? Uh, only one. Only one. Two people have said. Okay, but I think Ayush is right. Both are correct because I did some research. See, this
might be a debatable question, but you can go with both the options because third law of motion is applicable in space as well. क्योंकि अगर if you are in space, you are pushing a person जो हवा में है, ग्रेविटी कम होती है, ठीक, जीरो ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है जनरली, वो माइक्रो ग्रेविटी होती है, बट ठीक है चलो मानते हैं कि कुछ बहुत कम ग्रेविटी लीस्ट है। तो अगर स्पेस में है, सपोज दो लोग हैं स्पेस में, एक ने दूसरे को पुश किया, सो आई हैव सीन अ वीडियो एंड इवन यू माइट हैव आल्सो सीन, आई हैव सीन इट समवेयर कि ऐसा होता है कि उसको पुश करने पे थोड़ा बहुत फोर्स तो उस पे पिछले वाले इंसान पे भी लगता है, तो एप्लीकेबल तो होते हैं, ठीक, लेकिन हो सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जहां पे शायद एप्लीकेबल ना हो पाए। ऐसा मतलब कंडीशंस अभी तक ऐसी पता नहीं हम लोग को, इसके लिए बहुत मतलब साइंटिफिक रिसर्च और कुछ अगर ऐसी आई होगी किसी सर्वे में या फिर किसमें तो बात अलग है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैसे हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो माइक्रो ग्रेविटी हो, चाहे वो अपनी अर्थ हो, ठीक है। तो ये अभी के लिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर जगह एप्लीकेबल है, बोथ आर करेक्ट। Sorry, this is question only. Oh, I haven't given the options. चलो आज बगैर ऑप्शन के you people try. And I've already stated कि there could be multiple answer to these questions. केवल एक ऑप्शन नहीं हो सकता है, मे बी एक हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई भी ना हो। Any answers? वन टू थ्री आर करेक्ट, वन एंड टू, वन एंड थ्री, इसमें तो सभी ऑप्शंस कवर कर लिए। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या आंसर है, ठीक। तो चलो पहला, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन मून, तो मून तो स्पेस में ही है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। फोर्स बाय मैन ऑन मून सरफेस इज इतना, ये ऑप्शन सही है कि गलत? बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। तो वन एंड टू तो सही हो गए। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, नॉर्मल रिएक्शन बाय मून ऑन मैन इज mg। अगर कंसिडर किया जाए कि वहां पे ग्रेविटी कम है, सबको पता है वहां पे ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 है, ठीक, g/6 है, मतलब कि वहां पे ग्रेविटी g नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, तो इट वोंट बी एबल टू पुल द पर्सन और मेक हिम स्टिक टू द ग्राउंड। हम लोग को पढ़ा था कि वहां पे वेट हमारा, मास जो वेट होता है वेट बाय 6 हो जाता है, तो मतलब कि ग्रेविटी भी है g/6 हो गई, ठीक, मास चेंज होता नहीं है, चेंज तो g होगा, यहाँ पे g/6 हो गई। एंड इतना नहीं है वो कि हम लोग को अर्थ पे स्टिक करके रख पाए, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो हम वेट एग्जर्ट कर रहे हैं mg/6, तो मून भी तो उतनी ही इंटेंसिटी से हम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा mg/6 से? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तभी हम लोग मून पे, कभी देखा होगा वीडियोस देखना, मून पे लोग साइड वे वॉकिंग करते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है इतनी,
कि वो स्टेबल रह पाए एक जगह पे। वहां पे इतनी ग्रेविटी नहीं, वो हॉप करते हैं, मतलब हल्का सा हवा में फिर नीचे आए, फिर हल्का सा हवा में फिर नीचे आए, फिर ऐसे, और साइडवेज वॉकिंग करते हैं वहां पे। ठीक है, तो mg/6 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन mg होता, ठीक, तो क्या होता, कोई बता सकता है? But there here in the option it is mg and not mg/6. हाँ, so third will not be the option, right? I did not say ना कि ये सही है, मैं I said कि third will not be the option ना, फिर तो वही तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। आर यू गेटिंग इट? 1 और 2 सही है, थर्ड सही नहीं है। आई सेड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो थर्ड सही नहीं हुआ ना फिर तो मून का अगर देखोगे तो एक तो ग्रेविटी जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कहते हैं ऐसा, लेकिन माइक्रो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है। वो हम लोग ग्रेविटेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि एकदम नहीं, कुछ कम हो जाती है, तो g/6 हुई, तो g/6 जो हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं वही ऊपर भी लगेगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है स्पेस में। तो अगर हम लोग इसको बोल देंगे कि ये सही है, तब तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही फेल हो जाएगा, अगर हम लोग मान रहे हैं कि एप्लीकेबल है। ये सारे डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, बट अभी के लिए, और मेरे ख्याल से जितना, सी आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट as far as my knowledge is concerned and whatever have I read in my BTech as well as in my school, I think that mg तो नहीं होने वाला है at any cost। mg तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि g वहां पे कम है, mg/6 होगा मेरे ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, वो mg/6 होना चाहिए, क्योंकि तभी वहां पे हम लोग हॉपिंग करते हैं, एकदम स्टेबल नहीं हो पाते एक जगह पे मून पे कभी भी। ठीक है, कभी किसी को मौका मिले तो एक बार ट्राई करना मून पे जाने का, एंड देन यूल गेट टू नो कि वहां पे हम लोग साइड वे वॉकिंग करते हैं, हॉपिंग करते हैं, बट कांस्टेंट एक जगह नहीं खड़े होते जैसे अर्थ पे खड़े। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 और 2 है। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 और 2 दिया है वो सही आंसर है। ठीक है, चलो। देखो, अगर, हाँ, अगर ऐसा मान लो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो 1 और 2 ही ऑप्शन रहेगा, ठीक। क्योंकि हम लोग, ये ऐसा, मतलब जितना है अभी, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ नॉलेज वी हैव, एन एग्जामिनर भी मेरे ख्याल से इसको एक्सटेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है हमारा कोर्स कितना है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो एप्लीकेबल है मून पे, एंड बाकी ये भी दिख ही रहा है हमको कि क्या है, बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन, ये थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी की और कोई थ्योरी है तो वो बाद में एक बार बताना मुझे, ठीक है, कि क्या मतलब लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट क्लियर आयुष, वाई नॉट क्लियर? सी, ऑप्शन थर्ड, जब हमको पता है कि इक्वल, अच्छा, अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन अर्थ कंसिडरिंग एन आइडियल सिचुएशन? अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक ऐसे इंसान का जो स्टेबल खड़ा है? वेट के बराबर होता है, ठीक है, मतलब mg होता है, ठीक। और mg क्यों होता है? क्योंकि हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या है, mg है ना। तो मून पे तो टेक्निक, देखो, अगर इसको टेक्निकली भी एलिमिनेट करना हो तो थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, चलो पहले तो ऑप्शन को भूल जाओ, थर्ड ऑप्शन टेक्निकली भी नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं हो सकता ना, वहां पे तो ग्रेविटी g/6 है। ये जो g है ना, ये एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है। मास तो चेंज होगा नहीं, ग्रेविटी चेंज होती है ना मून स्पेस में जाने पे, तो mg/6 होगा ना। mg तो हो ही नहीं सकता वहां पे, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8/6 हो जाएगा। तो थर्ड तो वैसे भी नहीं हो सकता टेक्निकली, अगर इसको एलिमिनेट करना हो। अगर मान लो कंफ्यूजन है, और इतना हम लोग साइंटिस्ट नहीं है कि हम लोग को आइडिया नहीं है, तो टेक्निकली भी इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, mg/6 नहीं हो सकता है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। So as sir yesterday said that कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस you have to do on Newton's third law of motion, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। सो बहुत बेसिक से हैं, रियल लाइफ और डेली यूज में होता है हमारा। तो लेट अस स्टडी दीज केसेस। एक मिनट। चलो कुछ क्वेरी है किसी की? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो एक बार टेक्स्ट करना, वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट थर्ड ऑप्शन इसका नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर किसी को लग रहा है, किसी की और कोई थ्योरी है, तो एक बार बताना, फिर देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ ऐसा ऐड हो सकता है क्या। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अर्थ पे तो है नहीं, मून की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसको भी डाउट आ रहा था इसके अलावा, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन एक बार समझते हैं इक्वेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है? चलो, example of Newton's third law. When you jump off a small rowing boat into water, you will push yourself forward towards the water. The same force you use to push forward will make the boat move backwards. ये we all have witnessed. अगर आप संगम में गए होगे कभी, ठीक, इलाहाबाद में जो लोग रहते हैं, तो कभी जब बोट से वहां पे देखोगे, हमेशा वो बोट को एकदम जब शोर पे लाता है, तो जहाँ पे घाट है, जब वहां पे लाता है एंड ये सेज की आराम से वहां से उतरना होता है, क्योंकि एंड इसीलिए ना वो बोट को एक जगह पहले फंसा देता है कहीं पर, ताकि अगर हम लोग जब बोट से उतरे भी और जब हमारा एक्शन की वजह से रिएक्शन लगेगा बोट के पीछे, तो एटलीस्ट ये ना हो कि बोट पीछे चली जाए, क्योंकि अगर बोट पीछे डिस्प्लेस होगी तो हम लोग पानी में गिर जाएंगे, ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अभी एक बार डायग्राम सिखा दूंगा, तो रफ में दिखा देते हैं। तो ये है बोट, ठीक है? ये पानी हो गया। तो अब ये इधर घाट है, ये शोर हो गया, ठीक है? अब जब बोट यहाँ पे वो लाता है ना, तो यहाँ पे अगल बगल में दो तीन बोटें लगी रहती हैं आगे पीछे, ठीक। तो अगर पीछे भी बोट लगी होगी ना एक, या वो बांध देगा, अगर इसका एक यहाँ पे वो होता है एंकर टाइप का, नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो वो कहीं फंसा देता है उसको, या फिर वो उतर के खुद ही बोट ऐसे पीछे की तरफ चप्पू से फंसा देता है अपने, जो चप्पू होते हैं ना, वो ऐसे कहीं ना कहीं उसको फंसा देता है, ताकि जब बोट से यहां से हम लोग जब उतरे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्शन लगाया आगे की तरफ। संगम में जब कभी गए हो गए, इलाहाबाद वाले लोग यहाँ पे कितने हैं, ठीक, इलाहाबाद वाले लोग जो भी हैं, या फिर जो भी जहाँ जो सी ये रहते हैं रिवर एरियाज के पास, रिवर फ्रंट्स और ये सब, ठीक है? तो जब वो टू रेज अ हैंड, कुछ बोलना है क्या किसी को? इसको बोलना है? अच्छा, इलाहाबाद वाले वो ये बता रहे हैं ना शायद, ठीक है चलो। तो एक्शन हुआ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के लिए एक्शन किया। अब जब एक्शन करेंगे, ठीक है, फोर्स लगाया आपने, मतलब बोट से हमको फोर्स मिला यार। अब हमने भी तो पीछे वाले पैर से, इस वाले पैर से एक रिएक्शन लगाया। चलो ये क्लियर करते हैं, एक एक केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस इंसान का। या आगे की तरफ एक्शन लगाया, ठीक है, बोट से मिला इसको एक्शन, अपने इसको फोर्स करके आगे ले गया। पीछे की तरफ रिएक्शन लगाया, बोट पे लगाया। अब बोट क्या होगा, अगर पीछे कोई चीज नहीं है तो ये तो पानी है, आराम से डिस्प्लेस हो जाएगी ना, स्टेबल सरफेस तो है नहीं, फ्लूइड है ये, जैसे ही पीछे फोर्स लगाएगा डिस्प्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेस होगी तो ये गिर जाएगा बीच में। इसीलिए वो हमेशा ना चप्पू से फंसा देते हैं, या दे ट्राई टू दे हैव सम एंकर काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच दे टाई द बोट विथ ऑन द शोर, ठीक है?
तो वहां पे बांध देते हैं ताकि ये एक्शन रिएक्शन बैलेंस हो के फिर ये आगे चला जाए। अगर बोट पीछे जाएगी तो गिर जाएगा ये बीच में। ठीक, ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। जो कभी संगम पे जाना, अगर गिरने का मन हो तो उसको बोल देना कि भैया बोट पीछे कर लीजिए एंड फंसाइए सही मत, ट्राई करना एक बार, सारा थर्ड लॉ मोशन उस दिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको बंद करके। ठीक when air rushes out of the balloon, the opposite reaction is what? The balloon flies up. ठीक, पहले तो एक बार सब लोग जल्दी से क्लियर करो, यहां तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है चलो, थैंक यू कुंजन, थैंक यू जया, विपिन, शुभम, थैंक यू एवरीवन। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एंड एक बार फिर से आई वुड रीअफर्म दिस थिंग, दोज हु हैव जॉइंड मतलब लेटली, अभी जो अभी कल परसों में जिन्होंने ज्वाइन किया, उसके अलावा भी तो सब ये पीडीएफ मिलेगा ही बाद में। बट अभी ना उसके पहले मोमेंटम का एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाना है। सो बिफोर दैट आई विल री टीच यू दिस मोमेंटम वाला चीज, तो ध्यान से एक बार क्लास में सुन लेना, तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट फिर कभी गड़बड़ नहीं होगा कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो एक बार ये पहले हम ये सॉरी बलून का एग्जांपल पहले एक ले लेते हैं। चलो ओके, सो ये हो गया बलून, चलो एक। ठीक, तो ये इसका, दिस इज द माउथ ऑफ द बलून। ठीक, यहां से भी पंप इन दी एयर, यहीं से हम लोग इसको हवा हवा देते हैं बलून को। ठीक है, अब जब इसमें हवा जाती है, ठीक, तो चलो हवा अंदर चली गई, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सपोज कर लो। ठीक, अब क्या करो, जस्ट डू नॉट क्लोज दिस माउथ एंड छोड़ दो बलून को विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। तो व्हाट विल यू सी कि ये बलून ना ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है। उसका उसका रीजन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कभी ये ट्राई करके देख लेना। ठीक, इसका सिंपल से रीजन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो हवा है अंदर जो एक्यूमुलेटेड है, जब हमने माउथ बंद नहीं किया और छोड़ दिया, इस हवा ने एक एक्शन फोर्स बाहर की तरफ किया। इसको क्लियर करके मैं यहाँ पे आते हैं। एक्शन फोर्स बाहर की तरफ आया, आ गया। ठीक, और जैसे ही ये एक्शन फोर्स आया तो बलून ने बोला कि ऐसा तो है नहीं अगर तुम हम पे एक्शन करके चले जाओगे, हम भी एक्शन करेंगे, हम भी रिएक्शन देंगे। तो फिर बलून ने भी रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन की वजह से इसको मोशन मिल गया, एक्सेलरेशन कुछ, और ये उधर उधर चला गया। ठीक, तो ये हो गया F1 F2, F1 इज इक्वल टू F2, बस। ठीक, और जैसे कि न्यूटन सर ने बोला है, एक्शन रिएक्शन पेयर में ही आते हैं एंड दोज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस, एक होगा तभी दूसरा होगा, एक्शन के बगैर कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो कभी ये ऐसा अगर आ जाए कि कहाँ मतलब ये बोलेगा नहीं वैसे कोई, लेकिन फिर भी कि अगर कोई बोल दे कि नहीं नहीं हमने तो फोर्स ही नहीं लगाया कोई, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा ही नहीं, तो ये तो कोई बात नहीं। एक्शन रिएक्शन साथ में लगेगा तभी हाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। ठीक, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। एक्शन लगाया, हवा ने एक्शन लगाया, और उसी जब वो बाहर निकली, ठीक है, उसी हवा ने इस इधर इधर रिएक्शन लगा दिया, बस ये बलून चला गया। क्या करते हैं,
एक और देखते हैं. When you dive off a diving board, you push down on the springboard. The board springs back and forces you into the air. Swimming कितने लोग करते हैं यहाँ पे? Anyone who knows swimming or has ever done swimming? Swimming in ये मतलब तुम्हारा स्पेसिफाइड जहाँ पे स्विमिंग सिखाते हैं, गंगा जी वाली तैराकी की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड्स लगे होते हैं. हैज एनीवन डन बिफोर स्प्रिंग बोर्ड वाला? हैज एनीवन डिड? अजीत, ओके. ठीक, तो उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड आई एम टेलिंग यू, you give me anything, ठीक, I'll put it into Newton's third law of motion, क्योंकि and even you can put it now, ठीक है, अभी सब कर सकते हैं. I had done in canal, okay, great great, ठीक है. so चलो देखते हैं एग्जाम्पल. ठीक, तो ये देखो, ये टॉप है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे आके स्विमर खड़ा होता है, नीचे पानी होता है. तो कभी देखा होगा जंपिंग एक्शंस में, यहाँ पे आता है एज पे और ऐसे ना एक दो बार कूदता है, कूदेगा 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 और फिर फाइनली डाइव मारता है इसके अंदर, तुरंत डाइव मारता है इसके अंदर. अब इससे क्या हो रहा है, ये ना स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड होता है. ठीक, नाउ व्हेनेवर दिस पर्सन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द स्प्रिंग बोर्ड exerts an equal amount of force onto this person, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना डाल रहा है उस पर. सपोज अगर उसने पहली बार बहुत लाइट जंप ली हल्की सी, तो F1 था फोर्स. अब उसको लगा कि अब डाइव करने का टाइम आ गया है, अब मुझे मोमेंटम मेरा मिल गया है, मुझे मेरी स्पीड मिल गई है, तो उसने F2 फोर्स लगाया. जैसे ही F2 फोर्स लगाया, अब वो यहाँ पे पहले जंप कर रहा था यहाँ तक, अब यहाँ तक जंप कर गया. जैसे ही उसने F2 फोर्स लगाया, यहाँ तक पहुंच गया वो. अब तुरंत उसने क्या किया, तुरंत डाइव मार दी वहीं से, क्योंकि अब मोमेंटम मिल गया था टू पेनिट्रेट थ्रू दी वाटर, उसको मिल गई थी उसकी हाइट, डिजायर्ड हाइट. तुरंत उसने यहाँ से यहाँ पे जंप मार दी कि अब पानी में कूदने का समय आ गया है. और इसमें एक्शन क्या हो रहा है, F2 इसने लगाया बोर्ड पे, इसको क्लियर कर रहा हूं. F2 इसने लगाया, F1 इसने लगाया बोर्ड पे. बोर्ड ने बोला हम भी लगाएंगे तुम पे फोर्स, तुमने लगाया हम पे, हम भी तुमको लगाएंगे. वही होली में नहीं होता है, रंग लगा दिया है, हम भी तुमको लगाएंगे, सिल्वर वाला रंग लगाएंगे, ग्रीस वीस सब मिला के. तो वही चीज है, F1 ने फोर्स लगाया, इसने द पर्सन अप्लाइड फोर्स ऑन दिस एंड द बोर्ड अप्लाइड फोर्स ऑन हिम. सेम F1 बट नेगेटिव डायरेक्शन में. इसको F2 भी ले सकते हो, बट ये दोनों इक्वल फोर्स है. बस फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तैयार हो गया. ठीक, और बताएं, एक एग्जांपल और चाहिए, एक एग्जांपल और तुरंत ऑन द स्पॉट. अभी एक एग्जांपल जैसे कि पानी का भी एग्जांपल ले सकते हो. अब जब ये इंसान जब पानी में कूदेगा, कूदने पे क्या होता है, क्या कर रहा है वो, जब कूदेगा तो कुछ तो लगेगा उसके मुंह पे. तो उसने पहले एक्शन डाला पानी पे, F1, उसने पानी पे फोर्स लगाया अपना, ठीक, जिसके थ्रू वो अंदर जा पाया पानी के. लेकिन पानी में भी उस पर कुछ फोर्स लगाया. तो कभी भी देखा होगा ना, हमेशा बोलते हैं, जिसको स्विमिंग पता है, कौन था, वाटर स्प्लैश होगा, बिल्कुल होगा. ठीक, वाटर स्प्लैश तो हो गई, उसके अलावा एक चीज और, ये अजीत, इफ यू हैव डन स्विमिंग, ठीक है, सो यू आस्क द स्विमर्स, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रीमलाइन बॉडी में, मतलब ऐसे डाइव करते हैं ताकि कम से कम इम्पैक्ट उनके फेस पे आए. और हाथ को पहले शायद ऐसे करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाथ को हमेशा ऐसे रखते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जाते हैं, ताकि इम्पैक्ट जो फेस पे वो ना आए, क्योंकि पानी में भी कुछ सरफेस टेंशन होता है, सब चीजें होती हैं, उससे वी कैन गेट हर्ट. ठीक है, तो हमेशा ऐसे डाइव करते हैं ताकि ये हमारे हाथ से वो स्ट्रीमलाइन करते हुए अंदर चले जाए.
अगर कभी मुंह के बल अगर आप फोर्थ फ्लोर से डाइव मार रहे हो, पानी में जाओगे और मुंह पे इम्पैक्ट पहले आएगा, तो वो काफी अच्छा खासा अमाउंट का फोर्स होगा। ठीक, काफी अच्छा खासा अमाउंट का फोर्स होगा। और इसका एक और कॉन्सेप्ट है प्रेशर का। प्रेशर कैसे रिलेटेड, इससे वो समझाएंगे प्रेशर वाले चैप्टर में। ठीक, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ऐसे डाइव करते हैं ताकि फेस पे इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि वो फोर्स तो पानी भी लगाएगा ही। बायोएंसी तो तब, एज गुंजन सेड, वाटर स्प्लैश। ठीक है, सो वाटर स्प्लैश के टाइम पे बायोएंसी आ रही है। बायोएंसी तो बात का कॉन्सेप्ट है, और शायद बायोएंसी क्लास 10 तक में है नहीं, बहुत कम है, उतना हो जाएगा हमसे। ठीक है, चलो। ठीक, तो फोर्स से बचने के लिए ऐसे जाते हैं स्ट्रीमलाइन शेप में, ताकि हमें ना इम्पैक्ट लगे, एंड जो इम्पैक्ट है वो हमारा हाथ झेल ले। ठीक है, चलो। अब टिल हेयर, टिल दिस पॉइंट, इज एवरीथिंग क्लियर? वो वाला क्वेश्चन जिसको नहीं क्लियर हुआ है ना, वो एमजी वाला, आई पक्का आई क्लियर इट टू, इसको भी नहीं हुआ, आयुष को सम प्रॉब्लम ही हैड, तो आई एक्सप्लेन हिम, कोई बात नहीं। ठीक है, बट अगर इसमें पूरा टाइम दे देंगे तो फिर अभी मोमेंटम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसलिए आई एम सेइंग कि अभी के लिए बता दो, सब लोग को क्लियर है, देन वील मूव फर्दर। चलो, ठीक है, ओके। So now the new people who have joined, please listen very carefully. ठीक है, I won't be asking questions, but please try to listen very carefully, क्योंकि I am repeating the concept of momentum once again, and conservation of momentum में काफी हेल्प करेगा वो चीज। तो चलो आओ, आते हैं थोड़ा ऊपर। ठीक है, so momentum is how we measure mass that is in motion. Any moving object will have momentum under the law of physics. The object's momentum equals mass times velocity. ठीक, तो मोमेंटम बहुत सिंपल, आई टेल, बहुत सिंपल शब्दों में, एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज वेलोसिटी विल हैव मोमेंटम। ठीक, कुछ नहीं है इसके अलावा मोमेंटम में। मोमेंटम बस एक भारी शब्द सा लग रहा है कि अरे मोमेंटम क्या हो गया। ठीक, बट देयर इज नथिंग केप्ट इन मोमेंटम, इट्स अ वेरी लूसेड कॉन्सेप्ट, एंड मास है, वेलोसिटी है, मतलब मोमेंटम है। Momentum is the quantity of motion and is compounded by the quantity of the matter moved and the velocity with which it moves. Momentum is present when you walk, run, etc. If a bicycle and a car travel down a street with an equal velocity, the car will have the most momentum. ठीक, so बाकी लोग को तो क्लियर ही होगा, जो लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं, एक बार एग्जांपल से भी। चलो, ठीक, चलो, एक कार आ रही है, ठीक है, एंड एक साइकिल आ रही है। साइकिल कैसे बनती है, सॉरी। ओके, जो भी है, ठीक है, साइकिल मान लो यार इसको बस। ठीक है, सपोज करो साइकिल आइकिल है, जो भी है, ये बंदा बैठा है इस पर, जस्ट सपोज दिस इज अ साइकिल। ठीक, नाउ यू स्टैंडिंग हियर and you see both car and cycle moving towards you, and now you have no option, कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप फंस चुके हो। either you collide with a car, either or you collide with cycle। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि ये रोड पतली रोड है, सपोज दिस इज अ वेरी पतली रोड है। ठीक है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, एंड कार की वेलोसिटी यू नो 20 मीटर पर सेकेंड, एंड सेम वेलोसिटी बाइसिकल की भी 20 मीटर पर सेकेंड है। बट
only the people who have recently joined they would answer, ठीक है, ताकि उनको clear हो जाए, क्योंकि rest all of you might know this very well, ठीक है. So now you have no option, you have to collide with one of them. So what would you choose? ये कभी try मत करना, but you have to choose any one of them. So what would you choose? Okay, Vivek, you did not need to answer, but it's okay, ठीक है, तुम लोग को तो पता ही है. I'm asking people who have joined recently. ठीक है, तो मतलब जिन लोग जो पढ़ चुके हैं उनको तो क्लियर है ही, ठीक. नए वाले लोग प्लीज, कुछ नए लोग जो हैं वो लोग आंसर करो एक बार. आयुष है बाइसिकल. अजीत से बाइसिकल. बिल्कुल. ठीक. क्या रीजन क्या उसका? ओनली न्यू पीपल विल आंसर प्लीज. एनीवन हु नोज द रीजन? क्यों बाइसिकल पे क्यों कोलाइड करेंगे? एग्जैक्टली, बाइसिकल का मास कम होगा, ठीक. सो आप समझ गए कि मोमेंटम मास पे कितना डिपेंडेंट है और वेलोसिटी पे कितना डिपेंडेंट है. हमें पता है बाइसिकल का मास बहुत कम होगा, कोलाइड करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत कम होगा हमारा, बट अगर हम कार से कोलाइड करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक. तो बस मास कम है बाइसिकल का, उससे कोलाइड किया, थोड़ी बहुत इंजरीज से सस्टेन कर गए, ठीक. बट कार के केस में वी माइट सकम टू आवर इंजरीज. सो यस, ठीक है. तो क्लियर हो गया आपकी मास पे कितना डिपेंडेंट है. नए लोग को क्लियर हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार फिर से पढ़ाया जा मोमेंटम पढ़ाया जा रहा है, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं. तो ये एग्जाम्पल भी था जो बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या ऐसा होता है कि ये लोग मूवमेंट ऐसे करते हैं, एंड वाई सर जडेजा टेक्स अ कैच सो ब्यूटीफुली. सो सबके पीछे जो सारे रीजंस है, दैट इज मोमेंटम ओनली. बस ठीक है. तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, जो नए लोग हैं उनको एक बार टेक्स्ट करना, आई विल एक्सप्लेन. अभी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आई हैव गिवन अ डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप, एवरीवन हैज दैट. Just keep it handy, please, because it would have been very difficult for me to write all the derivation here. So I've written in a copy and then send it to the group. Okay, just keep that handy and we'll start the derivation accordingly. Just let me get my phone. Just follow along, huh? Okay, so is it visible, right? दिख भी रहा है, ठीक है. इतनी छोटी राइटिंग तो नहीं है मेरी, इट्स फाइन, है ना, ठीक है. So conservation of momentum is a major law of physics which states that the momentum of a system is constant if no external force are acting on the system. It is embodied in the Newton's first law or the law of inertia. काइंड ऑफ रिलेटेड है उससे, एंड ये अगर एक एक्सटर्नल फोर्स होगा तो उसका एक अलग से केस बनता है, बट वो हमको पढ़ना नहीं है, वो काफी डीप फिजिक्स में आता है, ठीक. तो अभी के लिए इतना पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज जनरली कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट एंड कैन बी इवन मैथमेटिकली डिड्यूस्ड ऑन रीजनेबल प्रिजम्पशन दैट स्पेस इज यूनिफॉर्म. सब आइडियल कंडीशंस लेके हम लोग अब डिराइव करने वाले हैं आज इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, इक्वेशन को. सो everyone is following along, right? Everyone is following along with me. Total momentum of the system always remains conserved. The conservation of momentum says total momentum of the system always remains conserved. Now, as you can see in the picture, there are two small balls which are kept there. One is without any color and one is with some linings.
two balls with mass m1, mass m2. Okay, then there are two conditions as well. First conditions, it's written about to hit, एक बॉल दूसरी बॉल से लड़ने वाली है, and in the second condition it's written collision, that means collision has taken place, both of the balls have collided right now. ठीक, now we'll take the initial momentum of the first system, of the first case, that would come out to be m1, that is the mass of first ball, u1, that is the initial velocity of the first ball, m2, mass of the second ball, and u2, that is the initial velocity of the second ball. So can we say that of that system taken collectively, m1 u1 plus m2 u2 is initial momentum of the first scenario when the ball is about to hit, when ball m1 is about to hit ball m2. Okay, so we can say that m1 u1 plus m2 u2 is what is before collision. Now in the second picture, second diagram which I have drawn, you can see the final momentum will be calculating, that would come out to be m1 v1 plus m2 v2. Why are we using v1? v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, ओके, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मतलब होता है कि सपोज अगर समझाना हो किसी को कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो अगर जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ है, ठीक, गुंजन हैज रिप्लाइड कार ज्यादा बड़ी है तो उससे ज्यादा लगेगा कंपेयर टू, हाँ फाइन 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 फाइन, बट गुंजन प्लीज फॉलो अलोंग, वी आर रीडिंग कंजर्वेशन ऑफ, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ओके फाइन फाइन फाइन, नो नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, बट प्लीज फॉलो अलोंग व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ. ओके, ठीक है, तो हाँ इनिशियल वेलोसिटी होती है कि जैसे कि अभी जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ है, ठीक, तो इनिशियल हमने कह दिया कि हाँ कुछ वेलोसिटी है उसकी, तो उसको बोल दिया इनिशियल. एंड अब जब मोशन रुकेगा, कहीं पर तो गाड़ी रुकेगी ना, अगर कहीं पर आपको जाना है कहीं पर तो रोकोगे उसको, तो जहां पे वो गाड़ी रुकेगी उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि प्रोबेबली जीरो लोगे आप, या रोकने से पहले की जस्ट बिफोर स्टॉपिंग द व्हीकल उसको आप फाइनल वेलोसिटी लोगे. तो अब हो गया इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. अब ये लॉ कहता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के. तो दिमाग में आना चाहिए कि क्यों माने ऐसा, हम कैसे माने कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है. किसी ने कह दिया तो हम मान तो सकते नहीं है. तो उसके लिए न्यूटन सर ने कहा कि नहीं, ऐसे ही नहीं कुछ हम बोल रहे हैं, आई हैव डिड्यूस्ड दिस इक्वेशन एंड आई विल प्रूव इट टू ऑल, कि कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से वी कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड. ठीक है, सो नाउ यू सी इन द क्वेश्चन आई हैव रिटन FAB is equals to minus of FBA. That means force exerted by A on B is equals to negative sign of force exerted by B on A. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि A B लिखा है मतलब exerted by A on B, BA मतलब exerted by B on A. ठीक, now in the first case FAB को हटा के I wrote M1 A1. Can I write this? लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर आवर मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 a1. Now for the second system, can we say m2 a2 for the second ball, actually not a system but the ball. Can we say m2 a2 mass into acceleration? Now what we have done is acceleration को तोड़ दिया हमने, v1 minus u1 by t, उधर तोड़ दिया v2 minus u2 by t, t कट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है. फिर सिंपल मैथमेटिक्स करके हम लोग देखेंगे कि m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 u1 plus m2 u2. खत्म, कुछ नहीं, प्रूफ हो गया. क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो ऊपर हमने पहले लिखी थी? इनिशियल मोमेंटम के इक्वेशन को देखिए एक बार, एंड फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन को देखिए, विच वी हैव रिटन एट द टॉप जस्ट बिलो द डायग्राम. एग्जैक्ट सेम इक्वेशन है. सो कैन वी नॉट से कि आप प्रूफ हो गया कि हाँ इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है. केवल ये कहने की बात नहीं, हवा में किसी ने कह दिया, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन
अगर एक दो बॉल्स हैं टकरा रही हैं आपस में, ठीक है, सो उसमें कुछ मास एक्सीलरेशन आएगा, उससे हम लोगों ने डिराइव कर दिया कि कंजर्व रहेगा मोमेंटम। एनर्जी कंजर्वेशन का भी ऐसे ही कुछ होता है, वो पढ़ेंगे बाद में, बट मोमेंटम का भी ऐसे होता है, कंजर्व रहती है हर चीज, एनर्जी जो होती है कंजर्व हो जाती है। ठीक, इसका एक एग्जांपल हम लोग जैसे कि एक क्वेश्चन आता था बोर्ड्स में, आई यूज्ड टू आई रिमेम्बर दिस, एक क्वेश्चन आता था कि एक वो देखा है सबने, सुतली बम देखा है, ग्रीन कलर का जो आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, इन दिवाली यूज टू बर्स्ट क्रैकर्स, वो एक आता है सुतली बम, हाइड्रोजन बम बोलते हैं उसको, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, है ना, तो वो देखा होगा सबने। तो उसमें क्या होता है, बुलेट बॉम्ब, हाँ बुलेट बॉम्ब में बोलते हैं, वो ग्रीन गोरिल्ला बॉम्ब उसमें पैकेट में बना होता है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इन दैट इज, वो जो बॉम्ब होता है, ठीक है, तो एक तो आग लगाने से पहले ही डर लगता है यार कि ये बहुत तेज फटेगा, तुरंत भागना होता है, ठीक है, तो आधे लोग तो आग लगाने से पहले मतलब पता चला आग की जगह बॉम्ब को उठा के भाग गए, ठीक, तो अब वो बॉम्ब रखा होता है, तो इसीलिए सेफली एकदम अगरबत्ती या फिर किसी चीज से, माचिस से तुरंत आग लगा के भागते हैं। अब क्या होता है ना, उसके अंदर उसका कुछ मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, केमिकल रिएक्शन अंदर होते हैं, जब वो फटता है तो देखा होगा कि चिथड़े होके पार्टिकल्स, पीसेस, ठीक है, वो सब हवा में फैल जाते हैं, ठीक, एकदम हवा में सब डिसिमेट हो जाते हैं, एकदम उड़ जाते हैं, एंड कभी कभार रिमेन्स में मिल जाते हैं हमको, क्योंकि जो उसका जो बाहर ऊन लगा होता है, उसको ऊन, हाँ ऊन बम बोलते हैं उसको, ठीक है, ऊन लगा होता है, ठीक है, तो वो कभी कभार हमको इधर मिलता है टुकड़े, कभी कुछ टुकड़े उधर पड़े, कुछ टुकड़े उधर पड़े, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एकदम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर हम लोग को निकालना हुआ कभी, ठीक है, सपोज हमको दे दिया एक सुतली बम, हमको निकालना है कि इसकी इनिशियल ये था, हमको ये सब पता है, हमको बस इसकी फाइनल वेलोसिटी जाननी है कि जब ये फटा तो उसके पार्टिकल्स कितने पीस से, कितने स्पीड से ऊपर गए। तो अगर हमको निकालनी तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन से निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि सब कुछ कंजर्व्ड है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, उसे आलू बम बोला जाता है। हाँ, अब जो भी बम हो, प्लीज ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दिवाली अभी नहीं मना रहे हम लोग, ठीक है, तो जो भी बम हो, बट हाँ हर एक बॉम्ब में कॉन्सेप्ट यही होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक उस एक क्वेश्चन आता भी है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, आई हैवंट सीन दैट क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आफ्टर द बॉम्ब व्हिच वी लाइट इट बर्स्ट, तो उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो उसकी हम लोग को स्पीड निकालनी होती है, वेलोसिटी निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन तो आता है, ये हम लोग करेंगे कल, ये क्वेश्चन पक्का करेंगे, आई सी ऐसा कहाँ पे क्वेश्चन देखा मैंने, एंड देन वील डू दिस क्वेश्चन टुमारो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इज एनीवन हैविंग एनी डाउट, जस्ट आस्क राइट नाउ, स्पेशली पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली, उनको डाउट्स बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स ठीक है, टफ नहीं है, बट हाँ बहुत इजी भी नहीं है। सो I guess we can call it for the day. Hoping sir is also not here. So yes, इतने एग्जाम्पल्स थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा दिया, इस पे कल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉरी कल स्मिता की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, प्लीज डू ज्वाइन। आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 30 पीपल आर देयर, ठीक है, टुमारो स्मिता विल बी टेकिंग क्लास, प्लीज डू ज्वाइन द क्लासेस and it would be very beneficial for all of us, even I to attend these classes, okay, so it is going to help us in some or the other way in any examination, क्योंकि बहुत बेसिक है ये सब चीजें, ये लग रहा होगा कि बेसिक में क्या है, बेसिक क्या है, बट ट्रस्ट मी आई हैव सीन द क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं बट लोग आंसर नहीं कर पाते, सो वी हैव टू स्टिक टू द फंडामेंटल्स एंड द बेसिक्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। डाउट्स के लिए एज आई ऑलवेज से टेक्स्ट मी और टेक्स्ट इन द ग्रुप,